2019 के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। मोदी की कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश दोनों ही है। मोदी की कैबिनेट में 24 कैबिनेट मंत्री हैं, 24 राज्य मंत्री बनाए गए हैं और नए राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार के हैं। 9 मंत्री हैं ऐसे जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई चीजों का प्रॉमिस किया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक सभी घरों के अंदर शौचालय देना, 2022 तक 24 घंटे बिजली पहुंचाना, ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका प्रॉमिस बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि 25 लाख करोड़ रुपए गांवों के अंदर खर्च किए जाएंगे। कैसे पूरा करेगी नरेंद्र मोदी सरकार ये सपना? क्योंकि 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करना एक बहुत बड़ी रकम को खर्च करना है और इससे भारत की सूरत पूरी तरह से बदल सकती है। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात करती रही भारतीय जनता पार्टी और अब नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान के प्रति कैसा रवैया अपनाएगी? क्योंकि हमने देखा पिछली सरकार के दौरान कि नरेंद्र मोदी सरकार ने घर के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा है। तो क्या यही रवैया लगातार बना रहेगा? इसके साथ 2 बड़े इलेक्शन प्रॉमिस है, धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर जो कश्मीर के संदर्भ में किए गए हैं, 3 तलाक का मुद्दा भी लंबित है और ऐसे में जब राज्यसभा के अंदर सरकार मेजॉरिटी पा सकती है आने वाले समय में, तो मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात का क्या होगा? मेरे साथ कई सारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी साहब हैं जो कि एक धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। डॉक्टर संजीव तिवारी हैं, आरएसएस के चिंतक हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल तेजिंदर पाल सिंह साहब हैं जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है, जिनसे पाकिस्तान और डिफेंस के मामले में हम बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी ही देर में सुशील पंडित जी जो कि कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। कुर्बान अली साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव जेटली जी और डॉक्टर किशनवीर चौधरी जी जो कि एक किसान नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर ही है, उनकी भी बात करेंगे। और मेरे साथ दिल्ली की ये शानदार जनता है। भैया अपने लिए और इस शानदार माहौल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। राजीव जेटली जी, कई सारी बातें हैं और वाकई मैनिफेस्टो में किए गए प्रोमिसेस को अगर पूरा किया जाए तो मेरे ख्याल से 2019 के बाद 2024 तक ये देश जो है विकसित देशों की कतार में शामिल होने की पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। पूरे होंगे ये वादे? बिल्कुल। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा देश के अंदर सत्ता के मंत्रिमंडल बनते हुए देखे होंगे। आज जो हमारा मंत्रिमंडल बना है वो सत्ता का नहीं, सेवा का मंत्रिमंडल बना है और देश की जनता ने मोहर लगाई है देश के प्रधानमंत्री की सेवा के ऊपर। देश की जनता ने मोहर लगाई है पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर और देश की जनता इस बात को जानती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर ये वायदे के साथ कोई सरकार चल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार चल सकती है। बात केवल इतनी हो रही, जैसा भी आपने बताया, हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमें भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। गरीबी एक समस्या इस देश की बहुत लंबे वक्त से चलती हुई आ रही है। हमने विकसित देश, विकासशील देशों के ऊपर बहुत सारे फार्मूले निकाले गए, बहुत सारे योजनाएं निकाली गई। हर योजना में एक शब्द जरूर जुड़ा होता था जिसको कहते थे विकासशील। अरे भाई, हमने 70 साल से कल्पना ही नहीं करी कि हम विकसित देश भी बन सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नया भारत बनाएंगे, नया भारत। और नए भारत में हर किसी किसान को वो अधिकार होंगे जो अधिकारों के लिए वो 70 साल से लड़ता हुआ आया। नए भारत के अंदर माइनॉरिटी को वो अधिकार मिलेंगे जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब छल में छेद करने का वक्त आ चुका है। वो छल में रहने वाले लोग अब बाहर निकाले जाएंगे, उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, उनके अधिकार दिए जाएंगे, उनके बच्चों को रोजगार दिए जाएंगे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ के रखा जाएगा। राजीव जेटली जी, मैं आपको यहां पर रोकूंगा क्योंकि मैं सब गेस्ट के पास एक एक बार चला जाऊं। मुझे लगता है आपने जो बात कही है
वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन देखना जनता को यह होगा, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी वॉच डॉग होती है किसी डेमोक्रेसी के अंदर, और जनता इस बात पर चेक एंड बैलेंस रखेगी कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, 2022 तक प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, क्या आपको यह पॉसिबल दिखता है? और अगर इसको पॉसिबल करना है, संक्षेप में जानना चाहूंगा, तो किन किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए इस सरकार को किसान की आय दोगुनी करने के लिए? सबसे पहला मुद्दा है देश के जो फसल का दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें लागत पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर दिलवाने की योजना को शुरुआत किया। उसको पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा कि 100% किसानों को हमें ये देखना कि बाजार की ताकतें शोषण ना करें। एक तो उसमें सुधार करना पड़ेगा एमएसपी एक्ट में, और दूसरी बात जो सरकार ने वायदा किया संकल्प पत्र में कि 1 लाख रुपए तक का जो ऋण है फसल के लिए हर किसान को 0% ब्याज पर सरकार मुहैया करेगी। तीसरी बात, पानी के संसाधन जो सरकार ने जुटाने की शुरुआत की। ये 30 साल का इतिहास जो गंदगी से भरा पड़ा था, वो पिछले 4 सालों का परिणाम आया है कि सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि 6% से ज्यादा पिछले 4 सालों में हुई है। जब पानी होगा फसल का उत्पादन बढ़ेगा, उसको दाम मिलेगा, और इसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग और बाजार से जोड़ने के लिए 22,000 हाट को जो सरकार ने पिछले बजट में मंडी में परिवर्तित करने का जो शुरुआत की है, जब किसान बाजार में आएगा और उपभोक्ता से जुड़ेगा तो उसका शोषण बंद होगा। और ईमानदारी के साथ ये कि पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम से दूध के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए जो योजनाओं पे बड़ा काम किया है, इसी से थोड़ा करके उसकी आमदनी में इजाफा होगा। मतलब आपको लगता है ये किया जा सकता है? मतलब आपको लगता है किया जा सकता है? नहीं, मैंने क्या, एक सुधार की शुरुआत है। जल्दी से। तीसरी बात, जो 6,000 रुपए की देने की शुरुआत की है, वो अब सभी किसानों को देने की बात की है। ये एक सहायता सम्मान निधि है, बीज खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, डीजल के लिए। ये कोई दान नहीं है, कोई धर्म खाता नहीं है, ये गरीबी दूर करने के लिए नहीं है, ये उसके संसाधनों के लिए, उसकी जेब में जब गरीब किसान पे नहीं होता उसको पैसा दिया है। ये बड़ा शुरुआत है, इसमें और धनराशि में वृद्धि होगी, ये मैं विश्वास करता हूं। किसान कुर्बान अली जी, गांव की तरफ हम आए, क्योंकि भारत जो है वो गांव के अंदर बसता है। 25 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में गांवों के अंदर खर्च करने का वादा किया गया है। अगर 25 लाख करोड़ खर्च होते हैं तो आप बताइए इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी पूरे देश के अंदर? आपको ये लगता है कि 25 लाख करोड़ रुपए गांवों में जाने के बाद इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी, हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी? आपका क्या असेसमेंट है बीजेपी के इस वादे के बारे में? अगर 25 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, 10 लाख करोड़ भी खर्च हो जाए और गरीबों तक पहुंच जाए तो इस देश में राम राज आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी जो दिल्ली से रकम चलती है वो नीचे तक पहुंचते अभी भी ऐसा होता है? अभी भी होता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता तो 5 साल में सूरत हाल बदलनी चाहिए थी, जो कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं बदली। इस चुनाव में चूंकि राष्ट्रवाद मुद्दा था, इसलिए लोगों ने कहा कि हम नमक से रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा। लेकिन कुर्बान अली जी, मुद्दा ये भी था कि विकास हुआ है, लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट किया और इस बात को लेकर वोट भी किया। मैंने माना कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा था, लेकिन यह भी एक मुद्दा था कि विकास योजनाओं का फल लोगों तक पहुंचा है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं कि अब 5 साल का और आपको मैंडेट मिल गया है, तो इसमें आपको साबित करना होगा कि जो आपकी कथनी है और करनी है उसका अंतर, जिसके लिए आप दूसरी सरकारों को कोसते रहे हैं, वो न हो और लोगों तक, लोगों की भुखमरी खत्म हो। दुनिया में भुखमरी के ऊपर भी भारत का नंबर बहुत ऊंचा है, गरीबी में भी बहुत ऊंचा है, पीने का साफ पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो अगर जो आपने काम शुरू किए हैं और जिसके बदौलत जिस पे जनता ने मोहर लगाई है और आप चुनाव जीत करके आए हैं, अगले 5 साल आपका लिटमस टेस्ट होगा कि आपने जो कहा था वो डिलीवर किया या वो महज चुनावी वायदा। बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया है आपने, लिटमस टेस्ट। केमिस्ट्री में यह शब्द होता है लिटमस टेस्ट, कि टेस्ट हो जाएगा मोदी सरकार का कि वो किस तरीके से डिलीवर करना शुरू करती है। इसी बात पर मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन अगला मुद्दा जो पूरी की तरह से आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, क्या 2024 तक हमको अयोध्या में राम मंदिर दिख जाएगा? तिवारी जी देखिए, हाँ या ना? देखिए, सबसे जरूरी यह है कि आशा की किरण आज उगी है और आशा की किरण सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तिवारी जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा? निश्चित बनेगा, निश्चित बनेगा। श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। और ये जो आज
प्रचंड बहुमत है, ये जो आज प्रचंड बहुमत है, जिसके तहत यह हुआ, देखिए नाम अगर कहीं है तो भाजपा के मैनिफेस्टो में ही श्री राम मंदिर का नाम है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, पहला। दूसरा, जो मुद्दे हैं, जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, यह चुनाव जो है यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर जनता ने नरेंद्र मोदी की सरकार को 303 सीटें दी हैं। यह 303 सीटें जनता ने, अभी सब्र कर लीजिए मित्र, अभी 2 दिन पहले यह जनादेश आया है। यह 303 सीटें धारा 370 को हटाने के लिए दिया गया है, धारा 35A को हटाने के लिए दिया गया है। उन कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडितों को वापस कश्मीर वैली में बसाने के लिए दिया गया है और कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हो पाया। क्या आगे होगा 2024 तक? 5 साल में हुआ है, तिवारी जी 5 साल में हुआ है, और जब 5 साल में हुआ है तभी जनता ने मुहर लगा के, मैं एग्री करता हूं इस बात पे। सुशील पंडित जी मेरे साथ जुड़े हुए। सुशील पंडित जी कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं, खुद कश्मीर से आते हैं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 370 और 35A जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, धारा 370 हटाना और 35A को हटाना, क्या इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल दिखता है आप? देखिए, संभव तो है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी पार्टी के कद्दावर नेताओं के भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए, वो आपको सिलसिलेवार बता देंगे कि कैसे हटनी चाहिए। दिक्कत केवल इच्छा शक्ति की है। आप वो निर्णय कब करेंगे? यदि आपके मन में पंगा लेने की इच्छा नहीं है, उसकी जगह आपने एक और अपने लिए ध्येय वाक्य चुन लिया है, सबका विश्वास, तो फिर मुझे कहीं ये डर लगता है कि सबका विश्वास आड़े ना आए, क्योंकि घाटी में आप विश्वास जीत के 370 नहीं हटा सकते। वहां आपको अपनी इच्छा शक्ति, ये कड़ा निर्णय है, ये लेना पड़ेगा। जैसे आपने नोटबंदी का कड़ा निर्णय लिया, काले धन को हटाने के लिए लिया, राजनीतिक भ्रष्टाचार को हटाने के लिए लिया, तो इसी तरह देश की अखंडता के लिए भी यह निर्णय लेना उतना ही आवश्यक है। जैसे देश के गांव-गांव से किसान आते हैं, उसी देश के गांव-गांव से जवान आते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से तिवारी जी। सबसे बड़ी बात, सबका विश्वास। अगर घाटी का विश्वास भी जीता जाता है तो ना तो 35 हट पाएगा, ना धारा 370 हट पाएगी। क्या आपको लगता है ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है? कम से कम जम्मू कश्मीर का संदर्भ निकाला जाए, 370 का संदर्भ निकाला जाए, 35A का संदर्भ निकाला जाए तो, क्योंकि सुशील पंडित जी के कुछ अप्रिहेंशन। दीपक भाई, जम्मू कश्मीर और वैली के सिर्फ 3 जिले हैं जहां पे यह विश्वास जीतने की जो बात है वह थोड़ी अनहोनी लगती है, परंतु पूरे भारत के विश्वास जीतने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 3 जिले पूरा भारत नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, 35A ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग जो है वह पेंडिंग है, और आप भी मेरे से तवज्जो रखेंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उतनी वोट दी जितना तमाम 3 पार्टियों को एक साथ वोट मिला, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और 6 में से 3 सीटें जीती। यह एक मैंडेट है, यह एक सहमति है जम्मू एंड कश्मीर की कि 35A भी हटना चाहिए, 370 भी हटना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को अब कोई निर्णय लेने में किसी प्रकार की आनाकानी करनी चाहिए। शाहिद रशीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तो 3 तलाक में कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है, क्या अब भी आप नाम के नाम पर 3 तलाक के बाद का विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि ये मुस्लिम महिलाओं के और मुस्लिम समाज के खिलाफ है? क्या फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में छिप जाएंगे 3 तलाक के मुद्दे पर? नहीं, 3 तलाक का तो जो भी मामला था वो हो चुका है, उसमें तो कुछ होना बाकी है नहीं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो माना नहीं जाएगा तो बात खत्म हो गई। अभी भी राज्यसभा में मामला है और राज्यसभा में जब बिल आता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? साजिद रशीदी साहब, आप जानते हैं? सर मैं बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फाइंडिंग दे दी कि साहब अगर 3 तलाक कोई आदमी देगा तो माना नहीं जाएगा, तो वहां मुद्दा खत्म हो जाता है। माना नहीं जाएगा तो बात ही नहीं होगी, तलाक ही नहीं होगी, तो उस पर बात ही क्या करना है? अब सुन लीजिए सजा तय नहीं हुई है। आपके बीच में नहीं बोला, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करके 3 तलाक का जो बिल है उसका लोकसभा से पास होना है और राज्यसभा में अटका पड़ा है। तिवारी जी, ये जो मैंडेट है दीपक भाई, मैंडेट उसी ट्रिपल तलाक के ऊपर है, और मैं जहां जा रहा हूं वही लोग कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने जमकर मोदी सरकार को वोट दिया है। मेरा नंबर साजिद साहब
यह सिद्ध करता है कि मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि 3 तलाक के ऊपर कानून बने। आपके जितने आर्ग्यूमेंट थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 2014 से 2019 तक वो फेल हो गए हैं। आप अपने फेल्यूर को मानिए अब कि जनता ने, मेजॉरिटी लोगों ने आपकी बात को और आपकी तर्क को देश में नहीं माना है। ये मैंडेट साबित करता है। पहले तो तिवारी जी बोलने नहीं दे रहे हैं, अब आप नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे अपनी बात कर लूंगा, हो सके नहीं रोका रशीदी जी, आप नहीं बात सुनिए। देखिए, खाली जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। मोदी जी के अंदर इच्छा शक्ति अच्छी बात है, हम भी मानते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है, हम भी उसको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के भी प्राइम, बेवकूफी है आपकी, ये मजबूरी नहीं है, ये संविधान है देश का, ये देश का संविधान है बेटा, आपको नहीं पता। वो कह रहे मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा भाई, कुछ भी कहे नरेंद्र मोदी, साजिद रशीदी साहब आपके भी प्रधानमंत्री, आपको मानना पड़ेगा इस बात को। मानना पड़ेगा क्या मतलब है? कह रहे हैं वही कह रहे हैं, वहां से वो मैं उनके पास भी जाऊंगा। वो है, मानना क्या पड़ेगा? अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री तो क्या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री तो नहीं है क्या? मानना पड़ेगा कि क्या मतलब है? आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। यही वो चीजें नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को। अगर देश की आधी जनता ये कहे मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं है वो? देखिए, बिल्कुल है प्रधानमंत्री सबके। जनता ने कौन मना कर सकता है? यही सोच देश को कहीं ना कहीं नफरत की तरफ ले जाती है। जब आप हमें अलग खड़ा कर देते हैं, साजिद जब आप हमें अलग खड़ा कर देते हैं इस बात कि साहब मुसलमान नहीं, वहां पर भी जनता के पास जहां से कई सारी आवाजें उठ रही है, मैं आपके पास जाऊंगा। तो हमारी खास पेशकश में कनॉट प्लेस से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के अगले 5 साल के एजेंडे की, और मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, डॉक्टर मेरे साथ अब संगीत रागी जी जुड़ गए हैं आरएसएस की तरफ से, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब मेरे साथ मौजूद है, सुशील पंडित जी हैं, कुर्बान अली साहब हैं, राजीव जेटली जी हैं बीजेपी की तरफ से, और डॉक्टर चौधरी जी हैं जो कि एक फॉर्मर लीडर है और किसानों के हित की बात हमेशा करते रहते हैं। त्यागी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान को उसके घर में जवाब दे दिया, हमने अब अपने आप को एक शक्तिशाली देश सिद्ध कर दिया, इसके बाद क्या? इसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए देश की चिल्लाती हुई आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण और चरित्र निर्माण, और इसके लिए ये आवश्यक है कि कम से कम स्कूलों में एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी की जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर ये चाहते थे, और वो ट्रेनिंग हम एक राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते शुरू कर चुके हैं 1 साल से। उसमें न केवल सैनिक बल्कि एक जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के बारे में भी बताया जाए। ठीक है, ये तो एक बात हुई सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा, माफ कीजिएगा सर। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें सीधे गांधीनगर से आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, तब उनकी माताजी हीराबेन टेलीविजन पर तस्वीरें देखकर ताली बजा रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हमारे पास गांधीनगर से आ रही हैं। त्यागी साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 35A है, इसका कनेक्शन फौज से भी है। वो कैसे? कभी चीन में आपने आतंकवाद नहीं सुना होगा, कारण ये कि उन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपने पूर्व सैनिकों को बसा दिया है। हिंदुस्तान में 60,000 सैनिक हर साल भरी जवानी में सेवानिवृत्त होते हैं। अगर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे उन्हें बता दिया जाए तो मजाल है कि कोई आतंकवाद या कोई किसी तरह का स्मगलर घुस जाए। ये काम है, और ये 35A से कनेक्टेड है। लिहाजा क्योंकि 35 से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से किया गया था, इसको हटाने में ना किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता है और ना ही पार्लियामेंट के इकट्ठे होने की आवश्यकता है। केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जैसे लाया गया था वैसे ही हटा दिया जाए, खत्म बात। ठीक है, आरएसएस की लंबी समय से, प्रोफेसर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरएसएस और कई संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि 370 और 35A जैसी चीजों को खत्म किया जाए। आपका क्या मानना है? क्या सरकार घाटी में कुछ लोग जो इसको कहते हैं कि ये घाटी के लिए सबसे जरूरी चीज है, उस बात को नजरअंदाज करते हुए इन चीजों को जो बीजेपी का कोर एजेंडा रही हैं, इनको इंप्लीमेंट हो सकता है, ये इंप्लीमेंट कर सकती है?
देखिए, ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि आपका राजनीतिक नेतृत्व कितना साहसिक फैसला लेने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, पहली बात। दूसरी बात, जब लोग ये कहते हैं कि घाटी के लोग चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर यदि भारत का अभिन्न हिस्सा है तो उस अभिन्न हिस्से के बारे में तय करने का अधिकार भारत को होना चाहिए, न कि घाटी के लोगों को होना चाहिए। इसलिए तीसरी बात, जब लोग ये कहते हैं कि ये सेतु है, मैं कहता हूं सेतु बनाने की जरूरत क्या है? आप उसे ये अभिन्न हिस्सा है तो भारत का जैसे बाकी राज्य हैं वैसे ही वो भी राज्य होना चाहिए। वहां की दिक्कत क्या है कि वहां के जो पॉलिटिकल क्लास है, खास करके महबूबा की पार्टी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इन दोनों ने भारतीय राज्य को लगभग बंधक बना रखा है। 70 साल तक उसके साथ वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहे हैं। और याद रखिए, ये इनका तेवर भी तब कम हुआ जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को डिसाइसिव रूप से पराजित किया, नहीं तो उससे पहले इनके तेवर और इससे भी ज्यादा अधिक थे। तो अब इनको लगता है ये निर्णय, इनको ये पता है कि भारत से ये आजाद हो नहीं सकते। और दूसरी बात, 370 को रख करके ये अपनी घाटी में मुस्लिम डोमिनेंस को बनाए रखना चाहते हैं, और एक तरफ जिहाद, मुस्लिम डोमिनेंस बनाए रखना है। यही दो चीजें हैं। जैसे ही वो घाटी से मुस्लिम डोमिनेंस खत्म होता है, आप देखेंगे जिहाद भी रुक जाएगा। और ये 370 के बारे में जो नारे लग रहे हैं कि ये रहना ही चाहिए, नहीं तो कोई देश का झंडा नहीं फहराने वाला होगा, 35A नहीं रहेगा तो हम देखते हैं हम कैसे जमीन सड़कों पर उतर आएंगे। ये सब चीजें होते रहेंगी। जैसे ही आप इसे खत्म कीजिए, दोनों चीजें खत्म कीजिए, देखिए भारत को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और भारत का मन तैयार है, घाटी इसके बारे में निर्णय करे तो ये बहुत दुखद स्थिति होगी। मुझे लगता है सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, आपका मत है, लेकिन राजनीति शास्त्री है, मेरा व्यक्तिगत। बिल्कुल ये आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता क्या चाहती है कि उसका एजेंडा क्या हो। मैं मंच से उतरकर नीचे आ गया हूं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी भी नरेंद्र मोदी का रंग जो है वो कनॉट प्लेस के अंदर छाया हुआ है। भैया, आपने नरेंद्र मोदी जी का हुलिया क्यों बना रखा है? सर, मैं एक मुद्दा लेकर चला हूं सर। 2004 के बाद से सिर्फ आर्मी को छोड़कर किसी भी जवान को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे BSF ले लो, चाहे पुलिस वाले ले लो, इनको सर पेंशन रोक दी गई है इनकी। चलिए, ये मुद्दा है, आपका मुद्दा सही फोरम पर उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि आप में से कौन हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं उनसे अपनी बात पूछना चाहता है और अपने मत को रखना चाहता है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्रायोरिटी 5 साल में क्या होनी चाहिए? और आपका सवाल जो यहाँ है किनसे है? मेरा सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले उनसे हमारा ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने अखंड भारत को एक बनाया था, सभी रियासतों को एक किया था, इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश के सभी राज्यों में अपना परचम फैला के एक राष्ट्र बनाने का काम किया है। जब पूरा राष्ट्र एक हो चुका है तो घाटी को क्यों अलग छोड़ा जाए? उस घाटी को भी हमें अपने साथ मिलाना होगा, तभी हमारा भारत पूरा संपूर्ण भारत होगा। सुशील जी, घाटी को साथ में लाना होगा? बिल्कुल, हमारा सर है, वो माथा है घाटी। और यहां से एक सवाल फिर। सर, बीजेपी ने जो है राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ा है, क्या 370 और 35A इन 5 सालों में हटेगी, या राम मंदिर की तरह सुप्रीम कोर्ट में ले जाके लास्ट में खाना पूर्ति कर दी जाएगी 5 साल के अंदर? राजीव जेटली जी, ये सवाल आपके लिए, सीधे ये सवाल आपके लिए। मैं एक छोटी सी बात के साथ अपना जवाब देना चाहता हूं। ये मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, तो मुझे लगा ये बड़ा उपयुक्त जवाब होगा। करे हैं फैसले कि फैसला ना रहे कोई और बाकी। ध्यान दीजिएगा, करे हैं फैसले कि फैसला ना रहे कोई और बाकी। अभी तो एक कदम आगे बढ़े, अभी तो एक कदम आगे बढ़े, मंजिलें और भी हैं बाकी। चलेंगे हम जहां से भी खुशियों के निशा होंगे, करना है और ज्यादा, नई मंजिलें और नए आसमां होंगे। अब आप ये देखिएगा कि जब हम ये बात कह रहे हैं, अभी चर्चा, चुनाव जा चुके हैं, अब मौलाना साहब किसी बात पर नाराजगी जाहिर करें, कोई और किसी बात पर नाराजगी जाहिर करे, देश के प्रधानमंत्री ने एक बात देश की जनता को एड्रेस करते हुए साफ तौर पे बोली है कि मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। अब देखना यह है कि जब देश आगे चल रहा होगा उसमें कन्वेयर की तरह कौन कौन हमारा साथ देता है। हमने लोगों का विश्वास जीता है, लेकिन जो चंद लोग
हम पर विश्वास नहीं कर पाए, उनका विश्वास हम जीत के दिखाएंगे। पूरे देश को सम्मान रूप से आगे लेके चलना है। जो वायदे आपसे किए हैं, जो आपने प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, वो सूद समेत आपको चुकाया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे दिलचस्प सवाल है इनका। मेरा सवाल ये है, जैसे अमेरिका ने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि ओसामा को मारने के लिए, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एग्जाम्पल क्रिएट करे, जो आतंकवादी है उसको उस कंट्री में घुस के जाके उस टारगेट को मार के आए, कि ताकि इस तरह आतंकवादी जो आतंक फैलाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी डेवलप कंट्री, हमारी भी आप कहते हैं डिफेंस इतना डेवलप है, अदर कंट्री में हम के कंपेरिजन में हम लोग बहुत डेवलप है, तो वैसा एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए कि त्यागी साहब, ये सवाल आपके लिए, क्या हम इसके लिए कैपेबल हैं? और आपने कहा जो हमने एक बोल्ड फेस दिखाया है उसको जारी रहना चाहिए। जनता की ये मांग सामने आ चुकी है, क्या भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी है? और नहीं तो क्या हमको इसको विकसित करना चाहिए? अगर ये कैपेबिलिटी ना होती तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ना हुई होती। समस्या ये थी कि आज तक हमको लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की इजाजत नहीं थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि जो वहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं, पुराने और बड़े आतंकवादी, उनको चुन चुन के मारा जा सकता है, लाया जा सकता है। ये कैपेबिलिटी फौज में पहले भी थी, आज भी है। हाथ जो बंधे थे अब थोड़े खुले हैं, चाहते हैं कि और खुले। और ये ऑफेंसिव एटीट्यूड अभी क्या हो गया? पहले डिफेंसिव था। डिफेंस का मतलब कि दूसरा वाला आदमी जब चाहे जो कर ले। अब उसको डर है कि हम पता नहीं कब क्या कर दें। ये फर्क है ऑफेंसिव एटीट्यूड में। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जनता भी ये चाहती है कि इस ऑफेंसिव एटीट्यूड को, इस आगे बढ़कर मारने वाले एटीट्यूड को हमको बरकरार रखना चाहिए। जो इसके पक्ष में हाथ उठाए, ये सभी लोग यही चाहते हैं कि इस ऑफेंसिव एटीट्यूड को हमको बनाए रखना चाहिए। आपका सवाल, और चौधरी साहब ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर किसान समृद्ध होगा तो ये देश समृद्ध होगा, और यही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए। सर, मेरा पिछले चुनाव के जो वायदे किए थे मोदी जी ने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। आप लोग मानते हो, मैं नहीं मानता इसे। गेहूं का रेट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मोदी सरकार ने 6% बढ़ाया है। उधर किसान से डीएपी का रेट 42% बढ़ा दिया। और मैं यूपी से हूं, यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई है, बिजली का बिल 12 का 3 गुना हो गया है। कैसे इनकम बढ़ेगी? किसान जो चीज यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, खाद यूज कर रहा है, उसका रेट डबल हो गया है। बिजली का बिल डबल हो गया। गेहूं पर 6% रेट। आपने अपनी बात कह दी। चौधरी साहब, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे किसानों को हम इससे निजात दिला सकते हैं? आप इनका पॉइंट उठाइए। आपने बिजली की बात कही, पहले बिजली 3 घंटा नहीं आती थी, आज बिजली, मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं, कोई अमेरिका से नहीं आया। आज बिजली 14 घंटे तक और 12 घंटे से ज्यादा मिल रही है, सिंचाई के लिए मिल रही है, खेत में मिल रही है। दूसरा सुन लीजिए आप, 22 घंटे भी बिजली रही है। 22 घंटे किसी किसान को नहीं मिली। ये झूठे वायदे मत बताइए, मुझे याद मत दिलाइए। गलत मत बोलिए। नहीं, कहीं 22 घंटे नहीं मिली। आप झूठ बोलते पूरी तरह से। कौन से किसान? बिल्कुल। एक मिनट, कौन से किसान को 22 घंटे बिजली मिली? आज तक नहीं मिली। क्या बात कर रहे हैं आप? जो झूठ बोल रहे हैं खड़े हो गए, या दिल्ली में नेतागिरी में करने नहीं आता। दूसरी बात सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चौधरी साहब, फसल का दाम आपने बहुत सही कहा। मैंने आपसे कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तैयार करवाने में मेरी भी भागीदारी रही है, और हमने कहा, मैंने आपसे कहा कि लागत पर 50% लाभकारी मूल्य, लेकिन उसमें जमीन का किराया और उसका डेप्रिसिएशन जो आप बात कह रहे हैं, मैंने ही उसे रखवाया है, वो अभी नहीं हुआ। अभी तो आप उसको सुन लीजिए जरा, अभी तो पूरे देश के किसानों को वो मिल जाए, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी सरकार को। उसमें पेनल्टी और पनिशमेंट क्लॉज जोड़ना पड़ेगा, तब एमएसपी, इस देश में एमएसपी से कम पर कहीं कोई खरीद ना हो। ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल, और ये मेरा भी सवाल है। आप सुनिए यहाँ से। भाई साहब बैठ जाए। सर, मेरा देश सोच कब बनेगा? बताइए। मेरा बड़ा जेन्युइन सवाल है। मेरे न्यूज एंकर ने अभी च्युइंगम खाया था, वो डस्टबिन में डाला, तो हमारे लोग कब सुधरेंगे? ऐसे कब सुधरेंगे? अब उन्होंने पेप्सी पी थी, उन्होंने डस्टबिन में डाली, हमारा देश कब सुधरेगा? ऐसे कब हो? उस पर कब कानून बनेगा? सर, कानून बनाने की जरूरत है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब से जानना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है कि हमारा देश साफ हो?
अरे जो 6,000 रुपए की शुरुआत की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने, चौधरी साहब जवाब हो गया। प्रोफेसर साहब ये बड़ा सामाजिक विषय से जुड़ा सवाल है। मैं त्यागी साहब आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, हमारा देश स्वच्छ कब बनेगा और क्या स्वच्छता को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कानून बनाने की जरूरत है? चौधरी साहब आर्ग्यूमेंट नहीं प्लीज। ट्रांसपेरेंसी ऐसा है प्लीज ट्रांसपेरेंसी है। 6,000 का डीएपी नहीं यूज कर रहे हम। प्रोफेसर बुआई से पहले आपको किसने कहा 6,000 का डीएपी डालने का? ऐसा है हेलो, मैंने डीएपी की बात आपसे कही। चौधरी साहब क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब, ऐसा है कि देश में जागरूकता से ही ये होगा, कानून से ये चीजें नहीं हो सकती है। मुझे लगता है स्वच्छता अभियान के बारे में ये जो विषय है वो स्कूलों से ये शुरू की जानी चाहिए और ये इसका हिस्सा होना चाहिए। देखिए, हम बाहर विदेश में जब भी जाते हैं हम देखते हैं एक आदमी भी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करता। हम इसको सिविक कल्चर बोलते हैं। वो कानून का पालन करते रहे हैं, चाहे राज्य देखे या ना देखे, लेकिन हमको यहां पर एक पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। रेड लाइट हो तब भी, नहीं तो दाएं से बाएं से, ये सब जो है इसको हम सिविक कल्चर बोलते हैं। दुर्भाग्य से हम कहते हैं जरूर, लेकिन हम अपने यहां हमारा सिविक कल्चर बड़ा खराब है। हम दूसरों को क्या इससे नुकसान हो रहा है हम उसका नहीं समझते हैं। हम अपनी बालकनी में चादर टांग देते हैं, नीचे वाला को क्या हो रहा है कोई से उसका कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए और इसमें जागरूकता। सर, मैं कहता हूं कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती। हमारे संविधान में एक धारा है 51A, उसमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं। कितने लोगों को मालूम है? और यहाँ कितने लोगों को मालूम है? हमको अपने अधिकार मालूम है, कर्तव्य मालूम नहीं। अगर कर्तव्य मालूम हो और वो 11 कर्तव्य पहली क्लास से 12वीं क्लास तक बार बार पढ़ाए जाएं, मजाल है कि कोई आदमी सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक दे, मजाल है कि कोई आदमी बाहर जाके बस जला दे, मजाल है कि कोई आदमी औरतों के खिलाफ गड़बड़ कर दे, लेकिन ये एजुकेशन में पढ़ाया नहीं गया। वो पता नहीं। सबसे पहला तो मेरे ख्याल से त्यागी साहब, इस कल्चर को हमको सीखने की जरूरत है और हमको इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी। मेरे ख्याल से स्कूल से लेकर कॉलेज तक और समाज से लेकर घर तक इस अवेयरनेस को फैलाने की जरूरत है। एक सवाल जेटली जी आपसे है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस बात की जेटली जी काफी वक्त से मांग उठ रही है। पूछिए आपका सवाल। जेटली जी, आपसे एक क्वेश्चन है, जनसंख्या के ऊपर कानून कब ला रहे हो, या इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है? जनसंख्या के ऊपर कानून, क्योंकि ये मांग बाबा रामदेव जी ने भी की है। राजीव जेटली जी, फिर मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राष्ट्रपति से इस मुद्दे के ऊपर आज से लगभग 2 साल पहले मिले हैं और बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर के, क्योंकि हम भी चाहते हैं, देश के संसाधन कम होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी जब आपने विश्वास सरकार पे जिताया है तो मैंने आपको कहा सूद समेत वापस लौटाया जाएगा। सूद समेत वापस लौटाया जाएगा। क्या जनसंख्या के लिए कानून बनाने की मौलाना साहब जरूरत है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपसे सवाल है। ये सवाल मुझसे क्यों पूछा आपसे सवाल है। आप इतने बड़े सामाजिक वेत्ता हैं और इसके लिए, इसके बारे में मैं लॉजिक बता रहा हूँ। ये सवाल आपसे पूरे पैनल में मुझसे क्यों पूछा आपने? सवाल सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों से आवाज आती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ना बने। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए, आप अपनी राय दीजिए ना। आप हाँ बोल दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। चाचा, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, जहां जहां मुस्लिमों में एजुकेशन आई है, इस पर खुद ब खुद नियंत्रण हुआ है। अब आप देख लीजिए, आजादी के बाद से अब तक हमारी वृद्धि कितनी हुई है दूसरे लोगों के मुकाबले में। आप सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए, मुस्लिम का ग्रोथ कम है दूसरी उसके मुकाबले में। क्या बात आप कह रहे हैं? आप आंकड़े निकाल लीजिए। मौलाना साहब, सवाल ये है कानून बनना चाहिए या नहीं? आप क्या मानते हैं, क्या कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए या नहीं? आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए 4% हो गया है। हमारे कह रहे हैं कि जनसंख्या। अरे सुनिए, एक मिनट सुन लो यार, एक मिनट। देखिए, हमारे देश का एक संविधान है। उस देश के संविधान ने इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, उसमें सब कुछ है। अगर मेरी वजह से नहीं सवाल आपसे बड़ा सीधा है मौलाना साहब, सवाल बड़ा सीधा है। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए, हाँ या ना? वो बड़ा सीधा जवाब है। आप मुझे बताइए ना,
संविधान में संशोधन की बात जब लाई जाती है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे घुमा रहे हैं आप, घुमा रहे हैं प्रोफेसर साहब बहुत सारे बोलिए बोलिए। बात की जा सकती है। दीपक जी, ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो बहावी इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, दारुल इस्लाम और दारुल हरम, ऐसे लोग मोदी जी को आगे नहीं बढ़ने देते। ये संभव तभी होगा जब जनसंख्या बढ़ा करके आप देखिए, ये पूरा नहीं है और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती। अरे इसमें दारुल इस्लाम कहां से आ गया? ये कन्वर्जन त्यागी साहब एक लाइन जोड़ना चाहते हैं। त्यागी साहब, मैं कहता हूं फौज के अंदर, फौज में हिंदू हो या मुसलमान, अगर दूसरी शादी की तो हम समरी कोर्ट मार्शल करके नौकरी से बाहर 3 महीने के लिए जेल तुरंत। मैंने खुद ऐसे मोहम्मद सलीम को बाहर निकाला। हिंदू या मुसलमान से मतलब नहीं। अरे ये फौज हिंदुस्तान की है, जो फौज में है मुझे 30 सेकंड दीजिए। वहाँ भी प्रेसिडेंट हेड है और फौज का भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है, तो बायां हाथ दाएं हाथ से अलो क्यों नहीं कर रहा? क्या जरूरत? चलिए ठीक है, कई सारे मुद्दों पर हमने बात की है, लेकिन मैं पहले जनता के पास जाऊंगा और फिर अपने तमाम गेस्ट के पास। मेरे पास आखिरी 2.5 मिनट बचे हैं। एक काम जो मोदी सरकार को तुरंत करना चाहिए आपके हिसाब से? मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर बनाना आपके हिसाब से? मंदिर बनाना चाहिए। आपके हिसाब? रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित आना चाहिए। आपके हिसाब से बताइए क्या एक काम राष्ट्र हित में जो भी सही हो वो करना चाहिए। आप बताइए आपके हिसाब से क्या पहला काम करना चाहिए? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। सुशील पंडित जी, एक चीज जो मोदी जी सबसे पहले करें आपसे, बिल्कुल एक लाइन में। एक देश एक कानून और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर, तभी विकास भी सुरक्षित रहेगा। वरना ये देश 1000 साल पहले दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, वो सारा विकास भाप बन के उड़ गया। एक लाइन कुर्बान भाई, क्या करे मोदी सरकार सबसे पहले इनिशिएटिव के तौर पर आपके मन में? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दे और उसमें हिंदू कोड बिल को भी खत्म किया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी। ठीक है, स्कूलों में एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी की जाए। प्रोफेसर साहब, जो इंडिया है उसका भारतीयकरण कर दिया जाए। इससे क्या होगा? जब भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट जाएगा तो वृक्ष अपने आप फल फूल करके पुष्पित। चौधरी साहब, किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य जो है कंपलसरी किया जाए, कानून में बदलाव किया जाए और रोजगार के संसाधन मुहैया करने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जेटली साहब, आपके हिसाब से सरकार को सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए? नया भारत बनाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, जवान, नौजवान, किसान, कोई भी व्यक्ति उससे अछूता ना रह जाए। देश को समृद्ध करना है और सभी का सहयोग उसके अंदर चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये सोचता है कि मैं अलग भाषा बोलूंगा, तो वो मुझे लगता है हमारे देश का हितकारी नहीं है, वो देश से अलग सोच रखता है। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, चलते चलते दे दीजिए। क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पिछले 5 साल में देश में जो नफरत फैली है, मोदी जी को सबसे पहले वो कम करना। अच्छा, एक जवाब ले ले। नफरत फैली है, नफरत फैली है इस देश में, नफरत फैली है। प्यार कर रहे थे, ये नफरत क्या फैली है? तो आपस में प्यार कर रहे थे अभी कुछ देर प्यार कर रहे थे दोनों, ये दोनों सर। अरे मौलाना साहब सुन लीजिए, चौरसिया जी, कोई नफरत नहीं है, पीछे भी कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है राजीव जी। और किसको लगता है देश में नफरत फैली है? देश में नफरत फैली है क्या? नहीं, बैंकिंग से ठीक ही नहीं है। धर्म को हटाया जाए, हर मुद्दे पे धर्म 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 क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख है, सारे अभी भी देश में नाम पूछकर गोली मार दी जाती है। देखिए मौलाना साहब, नफरत, देखिए आपके इस एजेंडा को जनता नकार चुकी है। आपके इस एजेंडे को जनता नकार चुकी है मौलाना साहब, आपके इस एजेंडे को जनता नकार चुकी है। लखनऊ में 2 औरतों को मेट्रो पर नहीं चढ़ने दिया, बुर्के की वजह से मेट्रो पर नहीं चढ़ने दिया। बेगूसराय में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, गुरुग्राम में क्या हुआ, मुझे अफसोस यही रुकना होगा। जैसा आपने बताया, कई सारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी सरकार से देश की जनता को है। प्रचंड बहुमत पर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और हमें ये देखना होगा और सरकार को वक्त भी देना होगा अपने काम और अपने वादे पूरे करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में कनॉट प्लेस से फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।